हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे RPF कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इसके बीच में आपके यही सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनने वाली है। जो आपके 2019 में RPF कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन जितने शिफ्ट में हुए थे, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपके 2025 में 100% पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि ये रेलवे में काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 30 से 40% के बीच। तो आप लोग सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन को रट लीजिएगा और आपके एग्जाम में ये इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20-20 बार से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। तो क्या पता आने वाले एग्जाम में आपके फिर से रिपीटेड हो जाए, तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप लोग इसको एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सारे क्वेश्चन आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन 2019 के शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में 17 तारीख को हुआ था जो शिफ्ट का पेपर, उसमें आपका पूछा गया था। एक एक हम लोग देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे RPF कांस्टेबल 17/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन था, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है। तो आंसर हो गया था आपका बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग और टीबी रोग हो जाता है। और इनके अलावा जो बैक्टीरिया के अलावा जो रोग होते हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया से आपका हैजा रोग भी आपका बैक्टीरिया से होता है, यानी कि हैजा रोग हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। ये सारे के सारे आप बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये दो आपको जो हैजा और बैक्टीरिया, ये आपको याद रखना है। अगला है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को क्या कहते हैं। यानी कि कोई एरिया है, उसके बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो इसके बीच में जो कार्य होता है, सापेक्ष जो गति होती है, इसको संघर्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कि कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन भी हो रखा है। तो कोशिका की जो नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, राइट आंसर हो जाता है। बर्फ के गलनांक पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए कि सेल्सियस पैमाने पर। तो ध्यान रखिएगा, बर्फ का जो गलनांक होता है वो आपका ये केल्विन में दे रखा है। तो यहाँ पर ये बर्फ का जो गलनांक होता है 273.15 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो ये आप लोग याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है और जो बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके? फेरिक ऑक्साइड के कारण आपका लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। इसका फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है ये आपका F2O3 जो होता है, आप लोग याद रखिएगा। क्या पता आपके एग्जाम में फेरिक ऑक्साइड को ना दे करके आपसे ये फार्मूला पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपको ये जानना बेहद जरूरी होता है। तो अगला क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का था, यानी कि 17/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का। अगली शिफ्ट देखते हैं, 17/1/2019 का थर्ड शिफ्ट। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन है आपका, कौन सा हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो ऐसी कौन सी घटना है जो आपकी धूल और मिट्टी के कारण, जिसके कारण से प्रकाश की घटना को उजागर करते हैं। तो आपका आंसर टिंडल प्रभाव हो जाता है, जिसके कारण हवा और धूल कण और दूरी के कारण ही प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करते हैं। तो टिंडल प्रभाव आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है। परमाणु की केंद्र में जो परमाणु संख्या होती है ये किसकी कुल संख्या के बराबर होते हैं। तो आप लोग जो देखेंगे यहाँ पर प्रोटॉन संख्याओं की, तो ये या फिर प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपकी राइट आंसर प्रोटॉन की संख्या से हो जाएगा। किसकी? प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल
उस किसी उत्पाद से हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर गति और त्वरण से इस उत्पाद को हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की जो गुणवत्ता होती है आपकी किसके द्वारा? फ्रीक्वेंसी के द्वारा आपकी निर्धारित की जाती है। तो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। क्या आवृत्ति बोलते हैं? याद रखिएगा। आपकी जो ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आपकी फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? यानी कि निकट का तारा आपसे पूछा जा रहा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा आपका सूर्य है। क्या है? सूर्य जो है एक तरीके से आपका एक तारा हो रखा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? तो आंसर आपका दो समान, यानी कि दो समान विभाजन के लिए, विभाजन में जनन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? दो समान भागों में आपका डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा कि यहाँ पर पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद करता है? यानी कि मानव में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसको सेक्स जीन बोलते हैं वो आपके XY होते हैं। याद रखिएगा, पुरुषों में XY, जबकि जो XX जो आपके होते हैं फीमेल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो सेक्स जीन मौजूद होते हैं ये XY आपके होते हैं। अगला है, किस आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या बोला जाता है? तो ये आपकी आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज़ बोला जाता है। क्या? आवाज़ बोला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर साथियों, 18/1/2019 के जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, बोला जा रहा है कि सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये आपका अपवर्तनांक याद रखिएगा 1.54 ये आपका सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है। अगला है, किस ग्रह को विशाल ग्रह कहा जाता है? तो यानी कि विशाल काय ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह किसे आप लोग कह सकते हैं? तो लैंग्वेज आपसे चेंज की गई, यानी कि ये आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लैंग्वेज पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे कि विशाल काय का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका बृहस्पति ग्रह जो होता है ये सबसे विशालकाय ग्रह में से एक है। अगला है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि इसका नाम क्या है? राइट आंसर देखेंगे निसासिन। क्या बोलते हैं? निसासिन बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये आपका जो होता है साइनोकोबालामिन इसको बोलते हैं, जिसको कई बार ये पूछा गया है, साइनोबालामिन। तो ये आपका विटामिन B12 को बोलते हैं, किसको? विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन कह रहा कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत के खोल को किसके रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो ये आपके 3 परत पाई जाती हैं, जिसमें जो सबसे बाहरी परत होती है इस खोल को क्या बोला जाता है? इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या? क्रस्ट। अगला है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या होता है? इसको आप लोग देखिएगा, तो सिंबल आपसे पूछा जाए तो सल्फर का सिंबल S होता है, ठीक है। इसके साथ में आपसे जो है यानी कि परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक 16 होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसी से रिलेटेड मिलता जुलता भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही आ जाए, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस सेशन से मिलने वाले हैं। जिस प्रकार से विटामिन B3 से पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम में क्या पता आपसे विटामिन B12 या D पूछ ले या A पूछ ले, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो उससे रिलेटेड होते क्वेश्चन है। तो यानी कि आपको उससे रिलेटेड जानकारी रखना है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा तब होती जब वर्षा का जल का pH होता है। तो यानी कि ये अम्लीय वर्षा जब 5.6 से कम हो जाएगा तो आपकी अम्लीय वर्षा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है? किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? इसको ध्यान रखिएगा, इसको फौना बोलते हैं। और फौना के साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा, फ्लोरा होता है। क्या? फ्लोरा जो होता है ये आपका फूलों के संदर्भ में दर्शाता है। किसके? फूलों के संदर्भ में जो बोला जाए तो उसको फ्लोरा बोलते हैं, और पशु जीवन तो उसको फौना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता? उसको क्या बोला जाएगा? किस बीमारी से ग्रसित है? तो उसको आप लोग मायोपिया बोलते हैं। क्या? जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, यानी कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिख पाते हैं, उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में मायोपिया बोलते हैं। अब इस बीमारी को ठीक किया जाता है किसके? यानी कि आपको अवतल लेंस का यूज करना होगा, तो ये आपकी बीमारी ठीक हो जाती है अवतल लेंस से। अगला क्वेश्चन है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई आपकी जूल है। और जूल ये किसके बराबर होता है? तो कार्य बराबर जो आपका फार्मूला बनता है बल इंटू विस्थापन होता है। तो इसको हम लोग
डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो बल का मात्रक आप देखना चाहें तो न्यूटन, और यानी कि इसका विस्थापन का सेकंड यानी कि न्यूटन पर सेकंड, ये आपका जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी गुणसूत्रों में 19 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, उसको याद रखिएगा, ऊतक विज्ञान बोलते हैं। और ये विज्ञान के संदर्भ में दिए गए ऐसे क्वेश्चन आपको, इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके रासायनिक सूत्र से जरूर पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, CH3COH। क्या? CH3COH ये आपका एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर कांस्टेबल परीक्षा जो है आपकी सेकंड शिफ्ट में 18 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था, पूछा गया था क्वेश्चन, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने के लिए प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? तो इसको हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। यानी कि क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर ध्वनि मतलब कि द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है यहाँ पर क्या कि ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर ये आंसर आपका देखिएगा, ये आपका गलत हुआ है। यहाँ पर इसका जो आंसर क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऊतक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन मस्कुलरो स्केलेटर बोला जाता है? तो इसको राइबोसोम को बोला जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। पिट्यूटरी जो ग्रंथ है ये कहाँ से जुड़ी होती है? तो आपके मस्तिष्क से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो इसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यानी कि इसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा जो है आपकी बढ़ जाती है। यानी कि कोई सतह ना दे और यानी कि नीचे की तरफ कोई वस्तु गिराई जाती है तो धीरे धीरे वो आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और संभावित यानी कि स्थितिज ऊर्जा, संभावित कहने का मतलब स्थितिज ऊर्जा आपकी धीरे धीरे घटती जाएगी। जो संभावित है यानी कि कोई वस्तु प्रारंभिक अवस्था में है, यानी कि जो है स्थितिज ऊर्जा उसकी घटती जाएगी और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑक्सीमोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है, याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि जीवित पौधों में जो कोशिका का जो है ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अगला है, मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह में याद रखिएगा आपके 2 उपग्रह हैं, जिनमें से आपके 2 ग्रह कौन कौन से हैं? यानी कि ये आपके कौन है? टोस और डिवोस। यानी कि 2 ग्रह हैं, पोबोस और डिवोस। कौन से हैं? पोबोस और डिवोस, ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, लुई पास्चर के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है, जब निकायों में मेढकों द्वारा थ्रियोसिन हार्मोन्स के उत्पादन के लिए उसकी आवश्यकता होती, तो यहाँ पर आयोडीन याद रखिएगा। क्या? अगर आपसे पूछ लिया जाए सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को, यानी कि आप लोग वहां पर बोलोगे दाब बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इकाई क्षेत्रफल पर जो काम करेगा तो यहाँ उस पर कार्यरत बल को दबाव बोलोगे, ठीक है। तो ये यानी कि जब निकायों में मेढकों के द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जब भी आप लोग इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो थायरोक्साइन हार्मोन्स की बात किया जाए तो यह किसकी आवश्यकता की होती है? तो आप लोग आयोडीन की आवश्यकता होती है, और इन्हीं आयोडीन की कमी से मानव के शरीर में जो है थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से जो थायराइड में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पानी के जहाज़ों में पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए किन 2 सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो यानी कि यहाँ पर आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। जो अगला क्वेश्चन, प्रजातियाँ जो केवल कुछ विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं और आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो उसको स्थानिकी यानी कि स्थानिक प्रजातियाँ कहते हैं, ठीक है, यानी कि इंडोनिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतल और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट, ये आपका इसका उपयोग जो है टेरेफ्लेट का उपयोग बर्तन और बोतल बनाने के यूज़ में किया जाता है। पॉलीएथिलीन
फ्थलेट ये आपका जो है ये पदार्थ है पॉलिस्टर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, या याद रखिएगा जो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाने को यानी कि देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है। तो अगेन आ गए दूसरे शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन इससे पहले आ गया था, यानी कि फास्फोरस का प्रतीक क्या है। तो फास्फोरस का प्रतीक आपका पी हो जाता है, और फास्फोरस का कितना हो जाता है, पी हो जाता है, और ये आपका जो क्रमांक हो जाता है तो यह का क्रमांक हो जाता है 15। ठीक है, इसका अगला है कि घनत्व की एसआई इकाई क्या है। तो घनत्व की एसआई इकाई आप लोग याद रखिएगा, तो घनत्व बराबर आप लोग फार्मूला लिखते हैं जो आपका होता है द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, बटा आयतन क्या होता है, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि द्रव्यमान का मात्रम केजी और आयतन यानी कि जो घुले इसको बोलते हैं मीटर क्यूब। यानी कि इस तरीके से राइट आंसर निकल कर आएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, ऐसा इसका हो जाएगा एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है कांच, साबुन और कागज उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, ये किस पदार्थ का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में, कागज बनाने में, कांच बनाने में जो सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फार्मूला हो जाएगी MgOH2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की चीज़ क्या है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्या यहाँ पर गौर करना है, आपके यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है केवल जो हाइड्रोक्साइड को हटाकर मैग्नीशियम, तो यहाँ पर उस कंडीशन में MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आया है तो ये इसलिए आपका ये फार्मूला हो गया। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता तो आपका केवल ये फार्मूला होता है। अगला है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर कि प्रकाश की रंगीन घटक के बंद को कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बंद को बोलते हैं, बैंड यहाँ पर होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, बैंड होना चाहिए, याद रखिएगा आप लोग साथियों। तो इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। प्रकाश किरण के रंगीन घटक को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि बर्फ का अपवर्तनांक यानी कि सूचकांक क्या है, यह आपका 1.31 अपवर्तनांक है। ठीक, अब इस बार पूछा जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि जिस टॉपिक से पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे तो इस एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखिएगा आपके विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो आपका टोकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मकड़ी के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो मकड़ी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसको मरकटक विज्ञान यानी कि आर्कोनोलॉजी बोला जाता है। क्या, आर्कोनोलॉजी बोला जाता है, यानी कि मकड़ी आप लोग देखे होंगे इस तरीके से इधर उधर घूमे रहते हैं, ये अपना एक तरीके से एरिया कवर करता है, इसको आर्कोनोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या, तो आप लोग 39 बताएंगे, यानी कि 39 गुणसूत्र आपके पाए जाते हैं कुत्तों में। ठीक है, और किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI लगा दो, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता बोला जाता है, तो इसको यहाँ पर मंगल ग्रह आप लोग चूज करिए, यानी कि मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है, यह आपका युद्ध का रोमन देवता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका चंद्रमा है, याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि कॉस्मोकोलॉजी बोला जाता है। क्या, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब यानी कि अगला क्वेश्चन है कि परमाणु कल प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ये आपका जो है अणु का जो होता है परमाणु जो प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यानी कि अपरमाणु कण जो प्रोटॉन होता है इसका जो खोजकर्ता थे ये आपके कौन थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या बोला जाता है, रोगजनक बोला जाता है। सबसे कमजोर विद्युत चालक कौन सा है, बैकेलाइट है। क्या है, बैकेलाइट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या बोला जाता है, गलगंड किस ग्रंथ का रोग होता है, यानी कि ये आपका थायराइड होता है। किसके, जो आयोडीन जैसा होता है, यानी कि गलकंड जो होता है ये थायराइड ग्रंथ में जो आपकी बीमारी होती है
उसमें आपका जो थायराइड जो आपका जो स्थान इससे जो है प्रभावित हो जाता है, ये आपका इसका कारण हो जाता है, जो थायराइड के कारण होता है। और यही थायराइड इस ग्रंथि यानी कि गले की एक बीमारी हो जाती है जो नमक की कमी से होती है, यानी कि आयोडीन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य की इकाई क्या है? तो ये आपकी किलोवाट घंटा है, यानी कि क्या है, किलोवाट घंटा है, KWH जिसको बोलते हैं। और 1 किलोवाट आवर में क्या होते हैं, ये आपके 36,000 जूल पाए जाते हैं। कितने? 36,000 जूल के बराबर होता है। जूल के संदर्भ में अगर पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं साथियों, आपको इन चीज़ों के लिए यानी कि ये आपका किलो के लिए 1000 ग्राम होता है और यहाँ से निकल कर आएगा 1000 ग्राम। जबकि इसमें वाट बोला गया है तो वाट का वाट रहने दीजिए, और आवर का यानी कि यहाँ पर आवर्स आपके 3600 सेकंड होते हैं। इस तरीके से निकल कर आ जाएगा इतना, जो आपका किलो के बराबर है 3600, यानी कि ये आपका आवर यानी कि ये 36,000 वाट हो जाता है। इस तरीके से आपका निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? तो यहाँ पर आयनीकृत गैसें होती हैं। ये आपकी गैसें नहीं, यहाँ पर गैसें होनी चाहिए। आयनीकृत गैसें होती हैं, जो आपकी आयनीकृत गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सी कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य करने के लिए जो वसा अणु और लिपिड के निर्माण के लिए मदद करता है? तो ये आपका कौन करता है? लिपिड और वसा के नर्म अंतर्द्रव्य जो जालिका होती है वो आपका इसमें हेल्प करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्यों संरक्षित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन और जल के साथ इसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए इसको हम लोग इसका केरोसिन के तेल में रखते हैं। ठीक है, सोडियम धातु को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है किन राशियों के मात्रक समान है? यानी कि मात्रक अगर ऐसे कौन सी दो राशियां जिनके मात्रक समान होते हैं, वो आपके गति और वेग। गति और वेग के मात्रक जो हैं वो समान होते हैं। यानी कि गति का मात्रक जैसे आपका मीटर पर सेकंड होता है, उसी प्रकार आपका वेग का भी मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि वेग और आपका जो गति का मात्रक समान होता है। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग शक्ति बोलते हैं। यानी कि कार्य के संदर्भ में फ्रेंड्स आप लोग जरूर फार्मूला यूज रखिएगा। P बराबर आपका जो फार्मूला होता है ये आपका W बराबर T होता है। यानी कि कार्य करने की जो दर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग शक्ति बोलते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? तो यहाँ पर मादा एडिज मच्छर की अगर बात की जाए तो ये आपका इसका वाहक होता है। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? तो वो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपके मानव शरीर में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको ATP बोलते हैं, क्या ATP उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज ये आपका किस रूप में निश्चित होता है? तो ये आपका नर शिशु के रूप में विकसित होगा। अगला है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो ये आपके क्या कहलाते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित ये जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये आपके संयोजी या संयुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आपकी किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में यानी कि संयुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज के सेशन में यहाँ पर इतना ही रखते हैं और अगली शिफ्ट की एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करना।